हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिन्यूएशन फ्रॉम माय लास्ट वीडियो। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी दे केम टू इंडिया एट अराउंड 1757। फिर दे रूल्ड इंडिया फॉर 200 years एंड देन वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947। ओके, सो इस 200 पीरियड में उन लोगों ने यहाँ पे आके इंडिया का पूरा जो रिसोर्सेस है उसको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ह्यूमन रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत एक्सप्लॉइट किया, जिसके रिगार्डिंग मतलब इंडिया का इकोनॉमी बहुत पीछे रह गया। ओके, सो बिफोर British came to India, we were a prosperous economy. Okay, we were although agricultural, but we had a well-developed industrial system also. Industrial system basically हम लोगों का handicraft industries के लिए हम बोल रहे हैं, तो we have a well-developed handicraft industries. So with the advent of all this, ये सब सिचुएशन था। तो बेसिकली जो इकोनॉमी का कंडीशन इतना बुरा था तो क्यों था? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि we will study about the different sectors जिसका परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क नहीं था अंडर द ब्रिटिश रूल, एंड दैट्स व्हाई वी फेस्ड अ वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, वी विल स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहले जो है हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्टडी करेंगे कि इसके अंडर ब्रिटिश ने क्या क्या रूल्स लगाए थे, क्या क्या चेंजेस किया था, क्या क्या न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया था, जिसके रिगार्डिंग जिसके चलते एग्रीकल्चर का ज्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हो पाया। ओके, सो अंडर ब्रिटिश रूल द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेक्टर वाज नॉट एट ऑल सैटिस्फैक्टरी। ब्रिटिश रूल के अंडर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर का परफॉर्मेंस एकदम अच्छा नहीं था। even though large proportion of population engaged in agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw materials for industry. जैसे कि इंडिया को हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं या एग्रीरियन इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिपेंडेंट है। ज्यादातर लोग का जो प्रोफेशन, जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है। ठीक है, तो इवन द लार्ज पॉपुलेशन वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जैसे कि बोल सकते हैं लगभग 85% ऑफ द पीपल वेर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट स्टिल दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर कुडंट प्रोवाइड इनफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये स्टैग्नेशन क्यों था? इतना सारा लोग काम कर रहे थे, सो व्हाई देयर वाज नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर? ज्यादा लोग काम कर रहे थे तो ऐसा होना चाहिए था कि ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? रीजंस फॉर स्टैग्नेशन, ये स्टैग्नेशन मतलब एक फिक्स्ड हो जाना। जैसे कि ओवर द इयर्स अगर ग्रोथ रेट 6% ही रह जाए तो उसे हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोल देंगे कि इस इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो स्टैग्नेंट है, वो बहुत सालों से 6% पे ही अटक गया है। या फिर अगर बहुत ही स्लो रेट में इंक्रीज हो रहा है उसको भी हम स्टैग्नेशन बोल देते हैं। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंडर मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, रीजंस क्या थे? द वेरी फर्स्ट रीजन वाज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ओके, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? रीजन फॉर स्टैग्नेशन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड के रिगार्डिंग कुछ सिस्टम्स लिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, जिसके रिगार्डिंग मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो ग्रोथ है वो पूरा का पूरा स्टैग्नेंट रह गया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जो कि आप लोगों ने स्कूल लेवल में भी शायद से पढ़ा होगा। तो जमींदारी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मतलब जमींदार were given the responsibility of collecting certain amount of tax from the farmers। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, जमींदार लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि आप लोग क्या है इस पर्टिकुलर एरिया से या फिर सबको अलग अलग एरिया से मतलब एक लगान कलेक्ट करने के लिए बोला था ब्रिटिशर्स ने। जमींदार लोगों को क्या बोला था कि फ्रॉम दिस एरिया यू विल कलेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स and you will submit it to the Britishers. Okay, so the profits accruing to the agricultural sector went to zamindars in the form of लगान। लगान जो है वो टैक्स है। जो भी प्रॉफिट एग्रीकल्चर सेक्टर देखते थे तब के दिनों में, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट चला जाता था जमींदार के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स पेमेंट कर देना पड़ता था फार्मर्स को, तो वो टैक्स पेमेंट कर देते थे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट चले जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। Their main interest was to collect lagan irrespective of the economic condition of the cultivators. Sorry, यहाँ पे S होगा एक। Okay, so
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लगान कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो ठीक है टैक्स कलेक्शन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि फार्मिंग जो है इंडिया में बेसिकली वो वेदर से रिलेटेड है, मतलब वी डिपेंड ऑन मानसून फॉर अ गुड एग्रीकल्चर. ओके, वी डिपेंड ऑन मानसून फॉर अ गुड फार्मिंग. फार्मिंग में अगर अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा ईल्ड चाहिए, तो स्टिल नाउ वी इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वी टिल नाउ डिपेंड ऑन मानसून सीजन. ओके, सो जमींदार को ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप लोग तो लगान कलेक्ट करके लाओगे. ओके, तो जमींदार लोग क्या करते थे, फोर्सफुली लगान कलेक्ट करके ले जाते थे फार्मर्स के, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट उस साल फार्मिंग हुआ नहीं हुआ वो कुछ नहीं देखते थे. जैसे कि सपोज ऐसा कोई ईयर हो भी सकता था कि लाइक जहाँ पे फार्मिंग अच्छा नहीं हुआ भी होगा ऐसा कि जस्ट उस बार मॉनसून एकदम खराब था, शायद से ज्यादा बारिश हुआ ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गया, फ्लड प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, तो किसी भी वजह से शायद से फार्मिंग का आउटपुट उतना अच्छा नहीं हुआ. लेकिन अगर फार्मर्स को इतना आउटपुट नहीं होगा, प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा, तो वो लोग लगान कैसे पे करेंगे. लेकिन फार्मर्स वर बाउंड टू पे द लगान. ओके, फार्मर्स को लगान देना ही पड़ेगा जमींदार्स को, बिकॉज जमींदार जो है बहुत ही मतलब फोर्स करते थे फार्मर्स को कि यू हैव टू पे अस द टैक्स. ओके, तो फार्मर्स भी बाउंड थे, कहीं से लोन लेकर जुगाड़ लगा के कुछ भी करके मतलब लगान पे कर देते थे. तो ऐसे तरीके से क्या होता था, मतलब अभी अगर सपोज फार्मर्स ने किसी से उधार ले लिया, उधार लेके गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिया, तो उधारी हो गया. नेक्स्ट अगला साल जब फसल अच्छा होगा तो लाइक वो लोग ज्यादा कमाएंगे, लेकिन कुछ पोर्शन तो लोन पे चला जाएगा. तो ऐसे करके मतलब क्या हो गया ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया. ये तो 2 पॉइंट है, रेस्ट आगे पॉइंट है. सो ये नंबर 2 पॉइंट हो गया. नंबर 3 पॉइंट पे क्या है हम लोगों का, the dates of depositing lagan to British government were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. मतलब क्या है इसका कि जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखा था कि यू पीपल हैव टू कलेक्ट द लगान ऑन बिहाफ ऑफ अस. सो जमींदार्स लोग भी फार्मर्स से प्रेशराइज करके या फसल अच्छा होता तो फार्मर्स खुद से ही मतलब लगान दे दिया करते थे. सो आफ्टर द कलेक्शन ऑफ लगान वो कहाँ पे जाएगा, जमींदार अपने पास तो नहीं रख सकते, वो जाता डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कुछ डेट्स फिक्स करके रखा था कि इतना सा अमाउंट इस वाले डेट में हम लोगों को सबमिट कर देना है. अगर वो लोग डिपॉजिट नहीं कर पाते थे, ओके, इन केस दे फेल्ड टू डिपॉजिट देयर अमाउंट, सो लाइक जमींदार्स वेयर टू लूज देयर राइट्स. जो भी राइट्स जमींदार्स को दिए गए थे वो ब्रिटिशर्स फिर से ले लेंगे. तो इसके डर से क्या करते थे, जमींदार भी फोर्सफुली लगान लेते थे फार्मर से. दे वर आल्सो बाउंड टू कलेक्ट द लगान, एंड जो भी लगान मिलता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे. The zamindars and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि neither the zamindars nor the colonial government, that means the British government, did nothing to improve the condition of farmers. Farmers के condition को improve करने के लिए वो उन लोगों ने कुछ नहीं किया. उन लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा. ओके, जमींदार भी ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से सपोज, और फिर ब्रिटिशर्स को दे देते थे. तो ब्रिटिशर्स का भी प्रॉफिट होता था, जमींदार का भी प्रॉफिट होता था. इन बिटवीन क्या होता था, फार्मर्स लोग एकदम एक एक्सप्लॉइट होते थे. सो फार्मर्स पूरा मेहनत तो फार्मर्स लोग करते थे, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट होता था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश और जमींदार डिवाइड करके ले लेते थे. ओके, मतलब ब्रिटिश लोग टैक्स के फॉर्म में ले लेते थे और शायद से वो लोग थोड़ा ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे पहले ही. जमींदार क्या था तो ब्रिटिश के पास चला जाएगा, थोड़ा सा हम रख लेंगे. तो इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि लाइक जो फार्मर्स है उनका एकदम डेवलपमेंट नहीं हो पाया अंडर द ब्रिटिश. सो ये वाला हो गया हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है कि जमींदार सिस्टम इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो बेसिकली जमींदार को चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लगान. तो जो लगान कलेक्ट करते हैं ना, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, तो फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका फार्मिंग अच्छा हुआ या नहीं, वो इस कंडीशन पे है या नहीं कि वो पेमेंट कर पाएगा, ये सब कुछ नहीं देखते थे. डायरेक्टली दे यूज्ड टू कलेक्ट they used to force to give them that amount, that particular amount of tax. Okay, and after that the Britishers used to fix some dates on which the zamindars would have to deposit the amount of lagan to them. Okay, so ultimately हम क्या देखते हैं कि जमींदार, कॉलोनियल गवर्नमेंट, किसी ने भी फार्मर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं किया, दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट देखा. ये हमारा पहला पॉइंट हो गया. ओके, वी हैव मोर रीजंस फॉर
more reasons for stagnation in agriculture. नंबर 2 में हम जाएंगे अभी आगे क्या देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे रीजन फॉर स्टैग्नेशन. सो रीजन फॉर स्टैग्नेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या निकल गया हमारा. फर्स्ट पॉइंट ये निकल गया कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम कुछ था, जमींदारी सिस्टम एक था जिसकी वजह से मतलब एग्रीकल्चर कैसे ग्रो नहीं हो पाया. तो सिर्फ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ही एक रीजन नहीं था, और भी रीजन है. सो नंबर बी. नेक्स्ट वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ब्रिटिशर्स ने क्या प्रमोट किया था, कमर्शियलाइज योर एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइज मतलब किसी चीज को अगर हम पैसे से रिलेट कर दे तो वो कमर्शियलाइज कहलाता है. ओके, सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से उनका मतलब क्या था, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट rather than for self consumption. फार्मर्स को ऐसे बोलते थे कि लाइक rather than producing crops only for yourself, produce for the market. ओके, खुद के लिए प्रोडक्शन छोड़ के मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने के लिए बोला था ब्रिटिशर्स ने. तो वो लोग ऐसा क्यों बोला था. ओके, फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस कैश क्रॉप्स फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स. मतलब क्या था, उन लोगों का मेन एम यही था कि वो लोग शिफ्ट करवाना चाहते थे. शिफ्ट फ्रॉम व्हाट, शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स. मतलब पहले क्या होता था कि इंडियन जो फार्मर्स थे वो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, राइस, व्हीट, ये सब प्रोड्यूस करते थे. लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने बोला कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, जिसमें से जो क्रॉप्स मार्केट में सेल करने से मतलब थोड़ा बहुत पैसे आ जाता है. लेकिन मेन इंटेंशन ब्रिटिशर्स का ये था जो कैश क्रॉप्स है जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सब चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज में चाहिए था. ओके, फॉर रनिंग देयर इंडस्ट्रीज. तो वो लोग ये कहाँ से इंपोर्ट करते, तो वो लोग इंडिया को मतलब इंडिया से ये सब इंपोर्ट करके ले जाना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने फार्मर्स के ऊपर प्रेशराइज किया था कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, ताकि वो जो क्रॉप्स है वो पूरा का पूरा फार्मर्स ले जाए, आई मीन ब्रिटिशर्स ले जाए, एंड इन रिटर्न वो जो फिनिश्ड गुड्स होगा मतलब उसको ले जाके जो कोई भी अगर गुड जो बनाएगा वो फिर से इंडियन मार्केट में सेल कर देगा ज्यादा प्राइस में. ऐसे तो कोई अगर वो लोग फार्मर्स को अच्छे दाम से खरीद के उन लोगों से ले जाता तो फार्मर्स का भी डेवलपमेंट हो जाता. लेकिन ब्रिटिशर्स का मोटिव कुछ और था. वो लोग लेसर प्राइस देके मतलब यहाँ से सब कुछ ले जा रहा था, और जब वही गुड से हेल्प करके मतलब उन लोगों ने कुछ फिनिश गुड्स बनाया, उसको जब फिर से वो लोग इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए आते थे तो वो लोग वो हायर प्राइस में सेल करते थे. तो ऐसे तो फार्मर्स के लिए बोथ साइड मतलब लॉस ही होता था. नेक्स्ट क्या है, नो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इसीलिए भी ग्रो नहीं कर पाया बिकॉज इट कुडंट गिव अस गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्यों अच्छा नहीं था, ठीक है, प्रोडक्शन क्यों अच्छा नहीं था, आउटपुट क्यों नहीं बढ़ पाया, तो बहुत सारे रीजंस हैं. लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम ज्यादा मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, हम लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते थे. लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज हम लोगों में इतना अच्छा नहीं था तब. तो ज्यादातर हम मानसून में डिपेंड करते थे वाटर से इरिगेशनल सिस्टम के लिए. सो इसीलिए कभी कभी ऊंच नीच हो जाता था आउटपुट में. नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से, पेस्टिसाइड्स यूज करने से जो होता है ना कि लैंड का आउटपुट थोड़ा सा इंप्रूव होता है, लेकिन इसका प्रॉपर यूजेज भी जानना होता है कि कैसे इसको यूज करते हैं. लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूजेज तब इतना नहीं होता था इंडिया में. ठीक है, तो इसी सब रीजन के कारण वी हैड अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ओके, and one more point towards the agricultural sector, towards the stagnation of agricultural sector is the adverse effects of partition. जो पार्टीशन हुआ था कंट्री में, ठीक है, तो पार्टीशन जब हुआ वो भी एक बड़ा सा इम्पैक्ट अपना छोड़ के गया एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो पार्टीशन ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा था, पार्टीशन में यही इम्पैक्ट छोड़ा था कि एक साइजेबल पोर्शन ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान. मतलब क्या हो गया था कि लाइक एक बहुत ही बड़ा सा लैंड जो मतलब बहुत ही फर्टाइल था, बहुत ही हाईली इरिगेटेड था, वो वाला जो पोर्शन है वो पाकिस्तान के पास चला गया आफ्टर पार्टीशन. तो वो तो इंडिया के हाथ से चला गया. जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाउ व्हिच वी नोन एज बांग्लादेश. मतलब जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, जूट प्रोडक्शन में इंडिया ऑलमोस्ट मोनोपोली रूल कर रहा था. तो लाइक जूट प्रोडक्शन में बहुत ही प्रॉफिट मिल सकता था इंडिया को, लेकिन लाइक क्या हुआ पार्टीशन के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया. ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो वो उस साइड चला गया. सो इन्हीं सब रीजन के कारण देयर वर सम स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं देख पाया.
एक तो हो गया कि ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो उसके चलते फार्मर्स को एक्सप्लॉइट होना पड़ता था। नेक्स्ट हो गया, वो लोग चाहते थे कि उन लोगों के मर्जी से वो लोग फूड क्रॉप्स छोड़ के कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन स्टार्ट करते। फिर था कि प्रोडक्शन हमारा कम था, प्रोडक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है, जितना भी लैंड लगा लो मतलब आउटपुट इतना ज्यादा नहीं निकलता था। तो क्यों नहीं निकलता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हम लोग टेक्नोलॉजी ज्यादा बराबर यूज नहीं करते थे, फर्टिलाइजर्स यूज करना फार्मर्स लोगों को, मतलब तब फार्मर्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि फर्टिलाइजर्स यूज करें, और ऊपर से उन लोगों के पास इतना नॉलेज भी नहीं होता था कि कैसे यूज करें। ओके, सो हम लोग फर्टिलाइजर्स भी बहुत कम यूज करते थे, ऊपर से लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज, वो भी हम मानसून के ऊपर डिपेंड करते थे। तो इन सब कारण, इन सब चीजों के कारण मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। और एक इम्पैक्ट जो छोड़ के गया है वो है पार्टीशन। पार्टीशन की वजह से भी हम लोगों का एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना डेवलपमेंट देखा, कितना नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्या क्या पॉलिसीज ब्रिटिश वहां पे भी किया। तो ये सब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।